आप देख रहे हैं एमएस कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है यह यूपी SSC पैट के एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए, ठीक है। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वह कर रहे हैं भारतीय इतिहास में। जो सिलेबस के अनुसार हम चलेंगे, इसमें हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में देखेंगे कि हम पॉइंट टू पॉइंट बार हम इसका रिवीजन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो विशेष जानकारी जो आपके यूपी SSC पैट की परीक्षा में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर देखें तो पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश और बागोर, इस बागोर का अगर हम जिक्र करें तो भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसे तथ्य आपको याद रखने हैं और इसी से अकॉर्डिंग टू पॉइंट बार जो है हम आगे आपकी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए थे। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल 3 भागों में बांटा हुआ गया था, जिसे हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल जो होता है इसे पत्थर का काल कहा जाता है, जो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन मगधा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। तो आगे देखते हैं आगे क्या है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला था। नर्मदा क्षेत्र की खोज 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साक्ष्य जो है 7 कुत्ते के जो कंकाल हैं वह बुरझोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। गर्त आवास के साक्ष्य भी जो हैं वो बुरझोम से हैं। और बुरझोम जो है पुरा स्थल की खोज 1935 में डी डेरा पीटरसन ने की थी। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य या स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो जो मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं ये कहाँ पर है? ये हमारा बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित एक मेहरगढ़ है, उसकी हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। 4 कोलित युग को जो है ताम्र पाषाण युगीन के नाम से जानते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें विशेष जानकारी क्या है। तो विशेष जानकारी में देखें तो नबदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नबदा टोली का उत्खनन जो है HD सांगेलिया ने कराया था। नवपाषाणकालीन पुरातात्विक राख के टीले कर्नाटक से मैसूर के साथ बेल्लरी जनपद में स्थित संगलकुंड नामक स्थान से हैं। और गेरुड़ी जो है मृदभांड वो हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। अतंजी खेड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय के अधीन जो है ये विभाग आता है। किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। अब देख लेते हैं पहले इसमें क्या थे। कुछ साक्ष्य किए गए हैं और उनके खोज करता है। तो हड़प्पा की जो खोज की गई है वो दयाराम सहानी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और रोपड़ की जो खोज की थी जगदत्त शर्मा ने 1953-55 में। और लोथल की खोज जो की गई थी SR राव ने 1954-55 में। तो देख लेते हैं इधर भी कुछ और जानकारी है इसमें। ठीक है, कालीबंगा की खोज जो है BB लाल ने की थी। ठीक है, रंगपुर की खोज जो की थी BS वत्स ने। चुनहोदड़ो की खोज NG मजूमदार। सरकोटदा ने की जो खोज की थी JP जोशी। बनवाली की RS बिष्ट। और आलमगीरपुर की जो की थी वो जगदत्त शर्मा ने की थी। कोट दीजा फजल अहमद खान ने। सुतकागे डोर ऑरेंस्टाइन ने खोज की थी। और मांडा JP जोशी। बालाकोट जॉर्ज उल्फ और JP जोशी ने धोलावीरा की थी। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या जानकारी है। तो यह है मिताला सूरज भान ने की थी खोज। और यहाँ राखीगढ़ी भी सूरज भान ने की थी। ठीक है, इसकी विशेष जानकारियों में कुछ विशेष जानकारी है कि भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक सर्वेक्षण के रूप में नियुक्ति की थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1901 में भारतीय सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीय जॉर्ज मार्शल ने इसका सर्वप्रथम जो है महानिदेशक के रूप में इसको चुना गया था, बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए जाने वाले मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों की देन है।
काले रंग की आकृति जो है उनको हम चित्रलाल मृत भांड, जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, या धूसर मृत भांड के माने जाते हैं। तो अब यहाँ कुछ एक जानकारी ये है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घंगर नदी के किनारे, लोथल भोगबा और सुतकोगढ़ दास नदी के किनारे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं फिर क्या है जानकारी। सुतकागो यह सादीकोट नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के, रंगपुर जो है भादर नदी के, कोटदीजी सिंधु नदी के, कुड़ाल जो है वो सरस्वती नदी के, चुनहुद्र सिंधु नदी के किनारे, बनावली जो है सरस्वती नदी के, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, और भागनपुरा जो है सरस्वती, और दाइमाबाद ही सबसे मोस्ट है। दाइमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। ये प्रभा नदी गोदावरी की सहायक नदी से है। और राखीगढ़ी भी इसमें मोस्ट है, घंगर नदी के किनारे है। ठीक है, तो आगे है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, और पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख साधन। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा सभ्यता में पैरों से चलने वाले चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ के से चलित चाकों का प्रयोग में किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो है वो पैरों से चलने वाले हैं, और जो परिपक्व हड़प्पा है उसमें हाथों से चलने वाले चाक का प्रयोग किया गया है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें और टेराकोटा कलाकृति में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि किस किस का चित्र मिलता है इसकी जानकारी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ से हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण और भेड़ आदि का अंकन मिला है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्राकृति हुई है। सैंधव सभ्यता में महान जो होता स्नानागार, उसे हम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त करते हुए मानते हैं। ठीक, सैंधव सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले घंगर नदी पर स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं इसी पेज में क्या है यहाँ कि यह है कि राखीगढ़ी स्थित खोज जो हुई थी वो 1969 में सूरजमान ने की थी, और मोहनजोदड़ो व चुनहुद्रो दोनों सिंध प्रांत तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले थे। रंगपुर में जो मिले थे धान की भूसी के ढेर मिले थे। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953-54 में ए रंगनाथ राव ने या के द्वारा की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। रंगपुर से जो प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले, और रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृत भांड मिले हैं। और दधेरी एक पूर्ववर्ती स्थल है जो पंजाब प्रांत में लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट तथा दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंड नदी तक माना जाता है। अगर आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, और इसके जो प्रमाण हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर हैं, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसे का चित्र किया गया है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। ठीक है, और देख लेते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉर्ज मार्शल के निर्देश में 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब के तत्कालीन मोंटगोमरी सांप्रतिक साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, और वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है कि उत्खनन प्राप्त कपास के सूत से प्राप्त किए गए हैं, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति का
वाली मोहरें प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें सर्वाधिक जो हैं अंकित एक श्रृंगार बैल के और कोड़ वाले बैल से प्राप्त होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या जानकारी है। यह है कालीबंगा के मृत पट्टिका में एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। दूसरी ओर बकरी दिखाई दे गई है और एक पुरुष लारा। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना, ये अच्छा है क्वेश्चन। माता देवी की उपासना मिलती है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है और मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसे यहाँ भूभाग रेगिस्तान हो जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के सर्वप्रथम लिपि आविष्कार करता है सुमेरिया सभ्यता, जिन्होंने लिपि का आविष्कार किया था। सुमेरिया क्यूनिफॉर्म लिपि का सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, यानी किसे माना जाता है, प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जैसे तांबे का अगर हम धातु और स्थलों की बात करें तो खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से इसको मिला है। लाजबर्ग बदखात अफगानिस्तान से, फिरोजा और टिन ये जो है ईरान से मिली है। चांदी राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से, अफगानिस्तान ईरान से प्राप्त हुई है। सीसा अफगानिस्तान और शिलाजीत जो है हिमालय से, और गोमेद जो है गुजरात से, ये इसके प्राप्त करता है। ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी जानकारी देखते हैं, यही बहुत सफिशिएंट है आपके पैट के एग्जाम के लिए। आप देखते हैं इसमें कुछ और आगे आगे हमारी शुरू होती है वैदिक सभ्यता। ठीक है। वैदिक सभ्यता में आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, जिस शाब्दिक अर्थ जो था श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्लासिकल संस्कृति आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इसका विवरण है यहाँ से। और वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद और सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद वेद त्रैसी या त्राही कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्र तथा आपका ब्राह्मण, क्षत्र तथा वैश्य। ठीक है। फिर एक और यहाँ से जानने वाली बात है कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का विवरण मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। यह चारों ओर वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष में विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है और ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवता की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड और सामवेद में संगीत का विवरण है। ठीक है। ऋग्वेद के स्रोत एवं प्रार्थनाएं, उसमें कुल 128 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल की ऋचाएँ जो हैं ये सबसे प्राचीन। यहाँ पर तीसरा मंडल भी ऐड कर देंगे यहाँ पर कि तीसरा और सातवां, यानी कि कहीं कहीं दूसरा और कहीं तीसरा, तो दूसरा तीसरा दोनों और सातवें मंडल की ऋचाएँ सबसे प्राचीन और पहला 10वां सबसे नवीन। ठीक है। ऋग्वेद में नवें मंडल में जो है 114, अगर हम बात करें नवें मंडल में ऋग्वेद में 114 सूक्ति सोम को समर्पित हैं। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्ति, 5987 मंत्र और इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र में वशीकरण का संदर्भ में दिया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से पता चलता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद ये पद और गद दोनों में। ये बात जानकारी रखने वाली है। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है शुक्ल यजुर्वेद को वाजसैनी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशान उपनिषद, जिसका संबंध यज्ञ अनुष्ठानों से होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 छोड़कर सभी जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएँ हैं, एक तो कौमुदी, रामायणी और एक जैमिनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सी है, जैमिनी हो जाएगी। ठीक। आगे देखते हैं क्या है। आगे उपनिषद दर्शन का आधारित पुस्तक है। उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई थी। ठीक है। कठोपनिषद में यम और उच्चता का सम्मान दिया गया है। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख है। विदेह के राजा जनक और पंचाल ने राजा प्रभाड़ जवाली और राजा अश्वपति को काशी का राजा अजातशत्रु के प्रमुख माना था। ठीक है। वैदिक संहिता में अगर हम क्रम में देखें तो पहले वैदिक संहिता होती है, फिर ब्राह्मण होता है और फिर आरण्यक या उपनिषद होता है। ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है। ये देखिए आगे है आपका इसमें जानकारी। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व है, इसी वजह से इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। ठीक। सरस्वती को गातेता या देवीता या नंदितमा कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभर को काबुल, कुर्म को कुर्रम, गोमती को गोमल और सुवस्तु को स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ ऋग्वेदिक नदियाँ हैं, उनके आधुनिक नाम है। तो दुष्वद्रस्वती चिंतनिया गंगर कहा जाता है। शतुद्री मोस्ट है, सतलज कहा जाता है। प्रश्नी रावी कहा जाता है। कुंभा को काबुल कहा जाता है। और वितस्ता को झेलम। आस्किनी जो है इसे चिनाब कहा जाता है। विपाशा को व्यास कहा जाता है। और गोमती को गोमल कहा जाता है। कुरुम को कुर्रुम कहा जाता है। और सदा नीरा को गंडक और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ प्राचीन नदियाँ थी जिनके आज के टाइम में आधुनिक नामकरण किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आश्रम व्यवस्था, ये मोस्ट है आपकी आश्रम व्यवस्था, कई बार परीक्षा में पूछी गई है आश्रम व्यवस्था। तो 3 आश्रम व्यवस्था, 4 आश्रम व्यवस्था की, एक तो ब्रह्मचर्य, ठीक है, एक गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में है। यानी कौन से काल में? इसी काल में। छंदोग उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जालोदन उपनिषद में कितने का है? 4 का उल्लेख है। ठीक है, वरुण देवता को देवता संहिता या वैदिक संहिता या नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। इसी कारण वरुण को ऋतप गोपा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋतप गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया। किसका माना गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित है। वैदिक संहिता में कई ऐसे विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। और अपाला घोषा, ठीक है, विश्वा लोपामुद्रा आदि का जो है जिक्र दिया गया है। अब लोपामुद्रा जो होता अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या है कि वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण के सिक्के मिलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें प्रथम क्रम जो था वो क्या था? निशाका। दूसरा क्रम जो था सुवर्ण। तीसरा जो था वो क्या था? मशाका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो 1400 ईसा पूर्व बोगोज कोई एशिया माइनर कहा जाता के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्र और नासात्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्य के आदि देश में बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेदिक काल में यज्ञ की प्रधानता है। किसकी प्रधानता थी? यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, इसको आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। क्या है कि 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो 10 राजाओं का युद्ध था और कौन सी नदी पर था? पुरुष नदी पर था। आधुनिक रावी नदी के तट पर है, लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है क्या? ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुहा, पुरु, अनु, त्रिवसु शामिल थे। अब यह ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का जो से स्थापित किया गया। वैदिक काल में सभा समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता की नियंत्रित थी। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ सम्भ्रात लोगों की संस्था जो होती थी वो सभा होती थी, जबकि समिति में साधारण जनता के लोग बैठे रहते थे। ठीक है, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ठीक है, इसके बारे में जिक्र हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखें तो क्या है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 250 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, तीसरा तथा वरुण को बताया गया है। और समुद्र देवता ऋतु का नियामक बताया गया है। गायत्री मंत्र उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोहमर्थ ऋषि ने तथा उसके पुत्र उग्रसेवा द्वारा किए गए थे। ठीक है, यहाँ पर फिर देखते हैं क्या है कि पुराणों में भविष्यत काल शैली कली युग के राजा का विवरण किया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकों से निरस्त लिया गया, जिसका अर्थ होता है सत्य ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। इसका मुख्य मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयता का सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, अगर देखें भारत में राज चिन्ह पर ही अंकित है। ये भारत के राज चिन्ह पर है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मणी है। ऐतरेय तथा कौशित्य ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, ऐतरेय अगर हम देखें वैदिक काल में गाय को अघन्या न मानने वाले योग्य पशु का है। तो ये हमारा हो गया वैदिक काल। अब देखते हैं हम थोड़ी सी जानकारी किसके बारे में? बुद्ध के बारे में। अब बुद्ध में भी क्या है कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। देखिए जानने को तो बहुत कुछ है, मगर पैट परीक्षा में जो है इतना ही सिलेबस दिया गया है।
तो पैट की परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें जो दिया गया बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं के बारे में जिक्र किया, तो हम भी इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कौलिक गणराज्य जिसे कौलिस वंश की कन्या थी। ठीक है, गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्हें गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महानिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रोमन देवलेख से सूचना मिलती है कि ये कहाँ से जन्म हुए थे। माता बुद्ध का पहला उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। यह धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। बुद्ध धर्म को इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए गए। ठीक है, बुद्ध के सबसे पहले शिष्य जो थे वो कौन थे? बुद्ध के सबसे पहले शिष्य जो थे वो कौशल राज्य के में हुए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया था। ठीक है, और अगर बात देखें तो क्या है कि यहाँ पर कुछ बौद्ध संगीतियों के बारे में है कि बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरा की समर्पित सप्तऋषि गुफा में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो था कालाशोक के शिशुनाग वंश शासनकाल में हुआ था, और इस मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी कि 483 के बाद यानी कि 383 में वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, ये 255 में हुई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि मोगलीपुत्र से तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष से चतुर्बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी उपाध्यक्ष में। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा टेबल में इसको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्बौद्ध संगीति कब हुई? 483, 383, 247 या 255 या प्रथम शताब्दी। कहाँ हुई? राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। महाकश्यप ने की, सुबुकामी ने की, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। राजा कौन थे? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और निष्क थे। तो यहाँ से मिलती है बौद्ध सभाओं की जानकारी। ठीक है, यहाँ है देवदत्त के बारे में जिक्र। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनके विरोधी बन गया था। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया वे क्या थे? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिभा। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर इसमें क्या है। और यहाँ पर बुद्ध से जुड़ी जो है कुछ बातें हैं जो उनके जीवन से, बुद्ध के जीवन समृद्ध है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ तो क्या है, जन्म जो था कमल व सांड इसका प्रतीक था, गृह त्याग जो था घोड़ा इसका प्रतीक था, ज्ञान जो था पीपल का वृक्ष, और निर्वाण जो था पदचिन्ह, और मृत्यु जो थी वो स्तूप थी। तो ये थे इनके जन्म के प्रतीक। आगे क्या है, ये है महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किसके अनुसार? आनंद के। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी, और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का संकलन पर 3 भागों में बांट दिया गया। और वो कौन कौन था? 3 भाग। विनय पिटक, ठीक है, एक तो था विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो देखिए यहाँ पर बात आई थी, विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और उनके आचार शिक्षाएँ थीं। सुत्त पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांत थे। अभिधम पिटक में दर्शन शिक्षा। ये बातें याद रखने वाली है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या है। थेरी गाथा बौद्ध संहिता, इसमें 32 बौद्ध कवियत्रियों की कविताएं संकलित है। बिहार में राजगीर की पहाड़ी 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। भरउत और सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने शासनकाल में हुई थी। अमरावती स्तूप का निर्माण जो था वो हुआ था सातवाहन वंश के समय में हुआ था, और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी थी अमरावती मानी जाती है। ठीक है, अगर आगे देखते हैं तो वो क्या है, आगे है कि महास्तूप का निर्माण जो है अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था, जिसे चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई थी। ठीक है, शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया और वेदिका भी पत्थर की बना दी गई। ठीक, सातवाहन युग में वेदिका के चारों ओर दिशाओं में तोरण लगा दिया, और बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया।
गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की, जो लंदन में 1879 में की गई थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या है, आगे है लाइट ऑफ एशिया की पुस्तक का जो है ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है, ललित के आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है जानकारी। ठीक है, आगे कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली तथा बुद्ध एवं बौद्धिक तत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो है स्थिति हुई। अब भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ में बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। अब बुद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र किया है। नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे, जिनकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, और कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, चरक भी शामिल थे। हेंग सांग ने नागार्जुन को संसार के 4 मार्गदर्शक सत्यों में से एक कहा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जानकारी थी वो थी हमारी बुद्ध धर्म की जानकारी है। अब देख लेते हैं हमारी इसमें क्या विशेष जानकारी है, वो है अब जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अब जैन धर्म में भी पैट के एग्जाम में क्या दिया गया है कि महावीर की जानकारी दी गई है और उनकी शिक्षाएं, केवल इसी से एग्जाम में आने की चांसेस है क्वेश्चन। हम केवल यूपी ट्रिपल एस सी पैट के सिलेबस के अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है जैन जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रवर्तक जो थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी से 200 वर्ष पहले कब हुआ था, 850 ईस्वी में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। 599 में हुआ था लगभग। महावीर की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजगण की प्रमुख चेटक की बहन थीं तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातर के क्षत्रियों में के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन थे। ठीक है, भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री थी। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। ठीक है, बाद में अनुयायी बन गया था। जमाली उनका प्रथम शिष्य था। तीर्थंकर उनके प्रतीक, तो देखिए ऋषभदेव पहले थे, बैल उनका प्रतीक था। फिर आदिनाथ जो था, फिर उनका क्या था हाथी। अष्टनेमी जो थे वो 22वें थे, शंख इनका प्रतीक था। पार्श्वनाथ 23वें थे, सर्प इनका प्रतीक था। महावीर 24वें थे, सिंह इनका प्रतीक था। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जो तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल छठे तीर्थंकर प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कैवल्य शब्द का। ठीक, आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आराधना के बाद जो है इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। के पश्चात जो है कहाँ पर, जिराकुंभ ग्राम के समीप रुजुपल्ली का नदी के तट पर जो है एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैवल्यन कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन थे, जैसे एक साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म में 5 महाव्रत थे। अहिंसा, व्रत, ब्रह्मचर्य, अश्चेत और अपरिग्रह व्यवस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत, जिसे अणुव्रत के रूप में भी जाना जाता है। अहिंसा जैन धर्म का आधारित बिंदु था। ठीक है, जैन धर्म में 24 महावीर के 24 तीर्थंकरों में से एक थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं बौद्ध संगीति। तो यहाँ पर बौद्ध 2 संगीति हुई थी, एक तो 310 ईस्वी में हुई थी। 310 कहीं 310 में माना जाता, कहीं 320 में। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और कौन थे? स्थूलभद्र। ये द्वितीय बौद्ध संगीति जैन संगीति 6ठी शताब्दी मतलब 512 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 512 में, वल्लभी गुजरात में। और क्षमा श्रवणा ने इसकी अध्यक्षता की थी। 14 पुंजो यानी पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। यहाँ प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन संहिता प्राकृतिक विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखी गई में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहतक सूत्र आरंभिक जैन संहिता के भाग हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 जनपदों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 16 महाजनपद और उनकी राजधानी क्या है। अंग जो है उनकी राजधानी चंपा है। मगध जो है गिरिव्रत। ठीक है, काशी, वाराणसी। वत्स जो है कौशाम्बी, भज्जी, वैशाली, विदेही। कौशल जो है साकेत इनकी, अवंती, उज्जैन, मल्ल, कुशीनगर, पांचाल, अहिचित्र। ठीक है, चैदी की बात अगर कहें तो चैदी की बात करें तो आपकी शक्ति में थी कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, कम्बोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, अश्मक जो है पोतन, और गंधार जो है आपका, गंधार में जो है तक्षशिला। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे जानकारी क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिससे श्वेतांबर आगमन का संप्रदाय किया गया। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर
तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा की गुफा और कर्णचोपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अब देखिए श्रवणबेलगोला से संबंधित क्या बातें हैं। श्रवणबेलगोला में गंग शासक रजमल के शासन में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 800 से 981 में बाहुबली गोमट जिसे कहते हैं उसकी जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। मां मस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में होता है। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या है। भारतीय विद्वान उनके संरक्षक जैसा हरिशरण थे, इनके संरक्षक कौन थे? समुद्रगुप्त। कौटिल्य चंद्रगुप्त के संरक्षक। अश्वघोष किसके संरक्षक थे? कनिष्क के। नागार्जुन किसके? कनिष्क के। चरक कनिष्क के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज के। ठीक है, और मौर्य कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक के बारे में। ये भी पैट के एग्जाम में बस यही दिया गया है, मौर्य साम्राज्य में और कुछ नहीं दिया गया। मौर्य साम्राज्य में अशोक सम्राट के बारे में दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो मौर्य सम्राट वंश अशोक सम्राट। ठीक है, मौर्य वंश 323 से 88 ईस्वी तक चला था। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के विषय में जब विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त ने ब्रसल और कुलहीन भी कहा जाता है। ठीक है, ढूंढीराज मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा था इन्होंने। और विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के एड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया था। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर देखो कुछ जो है प्रमुख भारतीय शासक हैं और उनकी उपाधि है जो आपके प्रमुख है। बिंदुसार को क्या गया था? अमित्रघात। अशोक को देवनामी प्रियदर्शनी, ये प्रियदर्शनी वाला क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। ठीक है, समुद्रगुप्त को कृतांत प्रसू और चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। ठीक है, और आपको हर्षवर्धन को शिलादित्य और कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता। जस्टिन ने सेंट्राकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन में सिद्धांतों की पुस्तक है जिसमें 15 अभिकरण हैं। ठीक है, देख लेते हैं आगे जानकारी क्या है। अर्थशास्त्र में राजा के सप्तांग सिद्धांत का जिक्र है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गकोश, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुंदली बाग में कुम्हरहार में की गई खुदाई मौर्यकालीन के लकड़ी के विशाल भवन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विशाल भवन मिलते हैं। अब यहाँ पर कुछ राजा हैं और उनकी राजधानी है। ठीक है, जैसे हर्यक वंश संस्थापक बिंदुसार। ठीक है, राजगिर इनकी राजधानी थी। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र। सातवाहन के सुमुख प्रतिष्ठान राजधानी है। गुप्त वंश के श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र राजधानी है। वर्धन वंश के पुष्यभूति और थानेश्वर राजधानी है। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव और कन्नौज। पल्लव वंश के सिंहभूषणु और कांचीपुरम और राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग और मान्यखेट इनकी क्या है? राजधानी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम यहाँ बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासन सैल्यूकस की आक्रमण सेना को 305 में परास्त किया था। 269 ईसा पूर्व में लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र देवनामी प्रिय, देवाना प्रियदर्शी भी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। अशोक और उसे अशोकवर्धन कहा गया। क्या कहा गया? अशोकवर्धन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है जानकारी। दशरथ भी अशोक की तरह देवयानी की पौधे धारण करे हुए थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जु नामक अधिकारी का उल्लेख है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी होती, जैसे डीएम होता है ऐसे होते थे, जिसे राजस्व और न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त होता था। मौर्यकालीन व्यावहारिक काफिलों में जो था सार्थवाहक की संज्ञा थी और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले उपासक अशोक के आखेट तथा बिहार यात्रा रोक दी थी, उनके स्थान धर्म प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और देखेंगे क्या है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिया लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर गुप्तकाल के साथ अशोक के धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार कि पहले लुम्बिनी की यात्रा की, फिर कपिलवस्तु की यात्रा, फिर बोधगया की, सारनाथ की, कुशीनगर की और श्रावस्ती की। कालथी, गिरनार और मेरठ
के अभिलेख ब्रह्मलिपि में है और अशोक के अभिलेखों का विभाजन जो है 3 वर्गों में किया गया। एक तो शिलालेख में किया गया, स्तंभ लेख में किया गया और गुहा लेख में किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अगर हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो क्या है, प्रथम शिलालेख में जो पशु बलि की निंदा, द्वितीय अभिषेक में मनुष्य और पशु चिकित्सा की, तृतीय शिलालेख में अधिकारियों के 5 वर्ष का दौरा, 5वें शिलालेख में जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति, 7वें शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 11वां शिलालेख जो है धर्म की व्याख्या, 13वें शिलालेख में है युद्धकालीन युद्ध की व्याख्या यहाँ जिक्र किया गया। अगर 14 शिलालेखों की बात करें तो क्या है, 14 शिलालेख 14 भिन्न लेखों के समूह है जो 8 भिन्न स्थानों थे। तो यहाँ पर एक तरफ दर्शन दिया गया है, एक तरफ उसके संस्थापक। तो न्याय दर्शन के संस्थापक श्री महर्षि गोमती। ठीक है, सांख्य दर्शन के कपिल, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, योग दर्शन के जो थे पतंजलि और वैशेषिक के कौन थे, कणाद। फिर अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मलिपि में लिखे गए थे। केवल 2 अभिलेख सहवाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि में, ब्राह्मलिपि में न होकर खरोष्ठी लिपि में थे। ठीक है, यहाँ से ये जानकारी मिलती है। फिर ये है आपका कि तक्षशिला से अरकमेंडू लिपि का में लिखे गए एक भव्य अभिलेख का जिक्र किया गया है। ठीक है, देख लेते हैं। और इस साइट में क्या है लिखा हुआ, ये जी हाँ, सकेरकुना नामक स्थान से यूनानियों तथा आरमेयिक लिपियों में लिखे गए द्विभाषीय यूनानी अभिलेखों का जिक्र किया गया है। जेम्स ब्रिसन ने अशोक के अभिलेखों पढ़ने का श्रेय हासिल 1837 में किया था। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपना राज्याभिषेक 20 वर्ष में लुम्बिनी यात्रा में किया था। ठीक है, अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ़ कर दिया था। ठीक है, और राजस्व में जो है 1/6 से घटाकर कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। अब 1/6 की जगह कितना देना पड़ेगा, 8। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विवरण है, ये जानकारी है आपको। अशोक के द्वितीय शिलालेख दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों को सार वृद्धि करने की कामना की है, धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। और अशोक के जो है दूसरा एवं 13वें शिलालेख की जो जानकारी है उसमें जो है राजाओं की, जो दक्षिण भारत के राजा थे, चोल, पांड्य, सतपुदेव, तनपुरे आदि की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक 13वें शिलालेख को यह ज्ञात करता है कि पंच-यवन राजाओं की मैत्रीपूर्ण संबंध थे। किन किन से मैत्रीपूर्ण संबंध थे ये देख लेंगे हम, जिनमें अंतियोर प्रथम था जो सीरिया का शासक था, दूसरा था तुर्मै जो फिडलासी मिस्र का राजा था, फिर मकदूनिया का राजा था। ठीक है, ये इनकी मैगस्तीन सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य साथ सभा भेजा गया था, दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट में मैगस्तीनी ने तत्कालीन भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में बांटा गया था। दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। और मैगस्तीन भारतीय समाज में दास प्रथा को प्रचलित होने पर उल्लेख नहीं है। अशोक के शिलालेख और 5 प्रथांग जो थे वो क्या थे, वे थे, देखिए। एक तरफ था उत्तरापथ में तक्षशिला राजधानी थी, अवरंतिक जो उज्जैनिया थी, कलिंग तोसली राजधानी थी, दक्षिण पथ में सुवर्णगिरी थी और पूर्वी प्रदेश में जो थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी। ये कुछ यहाँ से जानकारी है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी है इसमें। यह भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजा एकत्र होने का कार्य सम्हारता के द्वारा लिया गया था। अंतपाल सीमा रक्षक के सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रेष्टा जो था वो कमिश्नरी का प्रशासक था। मौर्यकालीन जो मौर्य युगीन अधिकारी था वो था पौत्र अध्यक्ष मापतोल का देता, पांड्य अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, या सूनाध्यक्ष जो था बूचड़खाने का प्रभारी होता था। मौर्य युगीन में नगरों का प्रशासन नगरपालिका द्वारा होता था, जो उसमें नागरक और प्रमुख था। ठीक है, यूनानी लेखों में बिंदुसार और एमिथ्रिडीज कहा जाता था। विद्वानों ने के अनुसार एमिथ्रिकेडीज का संस्कृत अर्थ होता है एमिथ्र यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। पुष्यमित्र सिंह 184 में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की मृत्यु की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। वायु पुराण के अनुसार अगर देखें तो वायु पुराण के अनुसार देखें तो अंतिम कर्णव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भ्रंश सिमुक द्वारा मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में अगर देखें, गिरनार क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने 3वीं शताब्दी से नहरें निकाली थी। सक्षत्रक रुद्राम प्रश्न जोड़ा का विलेख के इन दोनों का वर्णन मिलता है। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ जानकारी है जिसकी हम बात करते हैं। वो जानकारी क्या है, यहाँ पर गुप्त काल के मंदिर और निर्माण है, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, अंतवर्धन चौंडगंग ने बनवाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो नरसिंह देव प्रथम ने, कदरिया का महादेव मंदिर है जो धनदेव चंदेल ने,
कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलिफेंटा की गुहा मंदिर राष्ट्रकूट ने बनवाया था। तट मंदिर जो था वो नरसिंह वर्मन ने द्वितीय ने। कैलाश मंदिर जो है कांची में है, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। बृहदेश्वर मंदिर मोस्ट है, तो ये जो राजा राज प्रथम ने बनवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर कांची नरसिंह वर्मन ने द्वितीय ने बनवाया था। बेकुट पेरुमाल मंदिर ये नंदीवर्धन द्वितीय ने बनवाया था। महाबलीपुरम एकादश रथ ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो ये अभी तक जानकारी जो मिली है वो हमारी मौर्य वंश से मिली जानकारी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश देख लेते हैं गुप्त वंश में क्या है। तो गुप्त वंश जो है समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त वंश में 275 से 550 ईस्वी तक ये किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 में राजा श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 300 से 335 शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए पूर्वजों विपरीत महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट जानकारी। यहाँ बाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करते। कन्नौज में महोदय महाश्री के नाम से व्यक्त था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय को मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा की थी। और देखिए किसने की थी, ये विंसेंट स्मिथ ने की थी। क्या, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है समुद्रगुप्त ने 300 के बारे में सूचना प्रदान की। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संदिग्ध विग्रह हरिसिंह ने संस्कृत भाषा में प्रसंस्करण वर्णन किया था, जिसे प्रयाग प्रसंग कहा गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था, जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त सम्राट का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिमी भारत में अंतिम शक राजा जो था रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त करके पश्चिमी भारत में शक सत्ता उन्मूलन की थी। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय एक अन्य उपाधि सकारिक भी उपाधि कौन सी धारण करी थी, सकारिक। तो देखिए यहाँ से हमें अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो रही है, जो हमारे यूपी पैट के एग्जाम में बहुत उपयोगी हो सकती है। यह चंद्रगुप्त ने इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये भी हुआ था, स्कंदगुप्त बुरी तरीके से हार गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या जानकारी। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ पर उत्तर भारत व्यापार साथ ही दक्षिण एशिया चीन और लंका जावा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पर गुप्त काल में गुजरात बंगाल दक्कन तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए थे। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आयुर्वेद शास्त्र से पंडित थे। चरक कनिष्क राजवेद थे, यानी चरक जो थे कनिष्क के राजवेद थे, जिसे चरक संहिता की रचना की थी। ठीक है, फिर यहाँ था आपका भास्कराचार्य, प्रख्यात खगोलज्ञ व गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत श्रोणी और लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा का दिनार कहा गया था, और चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रिया विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जो है साक्ष्य ऐरान में प्राप्त हुआ था। ऐरान अभिलेख 510 ईस्वी में, जो गोपाल राज नामक सेनापति ने स्त्री सती होने का उल्लेख दिया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या है गुप्त काल के संबंध। तो गुप्त संबंध का प्रवर्तक चंद्रगुप्त थे। गुप्त संबंध की तिथि 319 है, कहीं कहीं 320 विधि होती है। गुप्त वंश के शासक मंदिर ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्रहण अनुदान करते थे। गुप्त काल में कला और संहिता की प्रमुख प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। ठीक है, भारतीय प्राचीन में सिंचाई कर उद्यम भाग और वितक भाग कहा गया। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम को शेष शब्द का प्रयोग किया गया था। 30वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के उपकरण प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, तोरमाड़ भारत का दूसरे आक्रमण का नेता था। शतरंज का खेल भारत के गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था और जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना गया था। किसके नाम से? चतुरंग के नाम से जाना गया था। भारत में यह ईरान का तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा था। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन और पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के जो थे गौतम थे, और अक्षपाद भी कहा जाता था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इमारतें हैं और ये मंदिर हैं और इनकी स्थिति है, तो देख लेते हैं। अजंता एलोरा जो है वो क्या है? औरंगाबाद में। शांति निकेतन वीरभूमि पंजाब। एलिफेंटा गुफा जो है वो मुंबई में। महाबलीपुरम मंदिर मल्लकाचीपुरम में। सांची स्तूप रायसेन में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। सूर्य मंदिर कोणार्क। और काली मंदिर जो कोलकाता। सोमनाथ गिरनार सोमनाथ में है। कैलाश मंदिर एलोरा। ठीक है, और त्र्यंबक में जो है नासिक में है। और महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। और दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ और जो है वह आपका
ब्राह्मण मंदिर जो है वो पुष्कर में है। होयसल मंदिर जो है होलबिट कर्नाटक में, ठीक है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर मोस्ट है मदुरई में। बद्रेश्वर मंदिर तंजावुर। नटराज मंदिर चित्तौड़गढ़ में तमिलनाडु। वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर। और खजुराहो का मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हर्षवर्धन, ठीक है। यहाँ पर एक शासक हैं, हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं क्या जान के। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिंगसांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। हिंगसांग के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हिंगसांग के भारत का आगमन था। अपनी भारत यात्रा ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसे सी युकी कहा गया था। भीनमाल की भी यात्रा की थी उन्होंने। हिंगसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया। 637 में हिंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और जहाँ आचार्य शीलभद्र थे, ठीक है। यहाँ हिंगसांग के अनुसार जो था, हिंगसांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और वाराणस जो है रेशम वस्त्रों के लिए। प्राचीन चीनी यात्री जो है शियुकी शियातू नाम से लिया गया। और यहाँ हर्ष का संस्कृत 3 नाटक थे जिसके बारे में प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद था। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कविताओं का समकक्षता रखते हुए कविता कामिनी का साक्षात हर्ष किया, ठीक है। अब ये जो है आपका अगला जो काल होता है वो शुरू होता है आपका राजपूत काल, ठीक है। राजपूत काल में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार पंथ का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ठीक है। अब राष्ट्रकूट पंथ की स्थापना 776 में दत्ती दुर्ग ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें उनके राजधानी की तो मान्यखेट उनकी राजधानी थी, ठीक है। कौन सी राजधानी थी? मान्यखेट। दंती दुर्ग का संबंध में कहा जाता है कि वह उज्जैनिया में उनने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोरवर प्रथम 80 में जन्म हुआ था नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। गुर्जर जाति का उल्लेख प्रथम पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल कर्नाटक लेख में हुआ है। ऐल अभिलेख 634 ईस्वी में प्राप्त हुआ जो संस्कृत में काव्य है। ऐल अभिलेख जैन रवि कीर्तिक द्वारा रचित है, ठीक है। अगर आगे देखें तो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमण 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। अब विक्रमशिला को प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित चंदेल स्थापत्य के उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, व्याख्यान मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है खजुराहो के मंदिर। अगर यहाँ देखें क्या है, खजुराहो के मंदिरों का कादम्बरी महादेव मंदिर सर्वोत्तम यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका गुफाएं और सांची के स्तूप। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में ललितपुर में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर में बना हुआ है जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम ने विमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफाएं मंदिर राष्ट्रकूटों ने कराई थी। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं, ये बढ़िया है। 7 गुफाएं मिलती हैं जिसमें 5 गुफाएं मंदिर प्राप्त हुए हैं और 2 हिंदू धर्म से के संबंधित हैं, 2 गुफाएं बौद्ध से, ठीक है। आगे देखें तो एलोरा में जो है एलोरा का कैलाश मंदिर शैलग्रस्त स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली में विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब देखिए एक तरफ मंदिर है और एक स्थान विष्णु मंदिर का जो है तिगवा मध्य प्रदेश, शिव मंदिर भुमरा, पार्वती मंदिर नचका कुठार, 10 अवतार मंदिर ये अच्छा है देवगढ़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की परीक्षा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शिव मंदिर जो है खोक मध्य प्रदेश, भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर उत्तर प्रदेश। अजंता गुफाएं 16 नंबर की जो है वो मरणासन कुमारी का चित्र प्रशंसित है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल मंदिर सूर्यदेव के मंदिर नरसिंहदेव परम्परा से संबंधित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पोड़ा भी कहा जाता है, जिसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तो मोड्रा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण सोलंकी वंश ने भीमदेव प्रथम ने करा था। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में पुरी में स्थित है। और अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कुचिया कंबोडिया में स्थित है, ठीक है। यशोद बर्मन ने इसकी स्थापना की थी। अब बोरोबुदुर प्रख्यात इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है और बोरोबुदुर यूनेस्को नामक विश्व विरासत में शामिल भी है। देखिए एक तो होता है स्मार्ट स्टडी, यही होती है कि बस काम की बातों पर ध्यान दिया जाए और बस, ठीक है, एग्जाम में पॉइंट अच्छे बन जाएंगे। फिर यह पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों ने कराया था। पल्लवकालीन मावल्य शैली के बने रथों का मंदिर है जो द्रविड़ रथ सबसे छोटा,
संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में दिया गया है। 3 संगम हुए थे, यानी कि अगर हम बात करें तीनों के बारे में जानकारी, तो प्रथम संगम जो था वो कहाँ पर हुआ था, मधुरै में स्थल, अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम कपाटपुरी, कहाँ पर, अगस्त ऋषि तथा तोलका प्रिय। तृतीय संगम मदुरै और नागेश्वर में। ठीक है, दक्षिण भारत में आर्यकर्ण ऋषि महर्षि अगस्त को दिया गया है। महर्षि अगस्त तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और शिल्पादिका परम का लेख है इंगोल अडिग ने किया था। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं का विकास मिलता है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल लघुवेद माना जाता है। मुप्पाल भी कहा जाता है इसे। इसकी रचना प्रसिद्ध तिरुवल्लुपुरम ने की थी। चोल स्थापत्य के नमूने तंजौर का सैम मंदिर और राजा रेश्वर बृहदेश्वर मंदिर भी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। यहाँ से चोलों की राजधानी तंजौर हो जाएगी, और ये जरूर नहीं याद करनी, संगम काल की राजधानी जो उरैयूर हो जाएगी। ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे क्या है। पराक्रांत प्रथम मुद्रा के पांड्य राजा को हराकर मुद्रोड़ उपाधि धारण करी थी। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी सूचना घोषित की थी। चोल राजा कुलोत्तुंग फर्स्ट शासक 1070 में 72 में सौदागरों का एक चोल दूतमंडल चीन भेजा गया था। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा थी, ये बात याद रखनी है। चालुक्य के शासनकाल में प्रथम महिला को उच्च पदों पर नियुक्ति थी। कंबन में 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण राम अवतारम की रचना तमिल भाषा में की गई थी। और यहाँ पर आगे जानकारी है कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है मान्यखेड़ थी, और होयसल की राजधानी थे द्वार समुद्र थी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं उनके लेखक, उनकी रचनाएं उनके लेखक हैं। तो सरवर्मा क्रकांत है, भारवी जो है किरात अर्जुनी है, राजशेखर जो है कपूर मंजरी। ठीक है, रचना इसकी चंद्रवरदाई की जो है पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम है। जयानक की जो है पृथ्वीराज विजय है। सारंग देव की है हमीर रासो। ठीक है, ऐसी कुछ रचनाओं पर ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्हड़ की जो है वो कौन से विक्रम देव चरित्र है। ठीक है जी, यहाँ आगे देख लेते हैं। पल्लव वंशीय शासक देवपाल बौद्ध अनुयायी था। लेखकों में उसे बौद्ध प्रकार देवपाल ने जाबा जैसे क्षेत्र की जानकारी है। 5 गाँव के बारे में याद रखना है। जेजाकू भक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, ये वाला याद रखने का है, क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और यूपी में आता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। थोड़ा सा ये भी याद रखना पॉइंट। ठीक है, प्रतिहार वंश महानतम शासक जो मिहिर भोज थे, याद रखना है। ठीक है, विज्ञानेश्वर हिमाद्री जीतुवाहन मध्यकालीन के प्रसिद्ध थे। और विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा शीर्ष टीका ग्रंथ था। ठीक है इनका। ठीक, इसके बाद में जो है वो आपका है जीतुवाहन। ये जीतुवाहन जो है वो क्या है आपका, जीतुवाहन दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की थी। और यह है भोजशाला जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, यहाँ पर बागदेवी सरस्वती मंदिर का स्थान है। और यहाँ पर रुद्रम देवी का संबंध जो है वंश है। ठीक है, उसे काकतीय वंश कहते हैं। और काकतीय साम्राज्य की राजधानी वाराणसी थी। तो दोस्तों अभी तक हमने जो कवर किया है वो कवर किया है प्राचीन इतिहास के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। ठीक है, जो हमारा यूपी ट्रिपल पैट के अकॉर्डिंग जो है ये पाठ्यक्रम चल रहा है। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम सल्तनत काल को से आगे इतिहास को बढ़ाएंगे। और हम ये जो पाठ्यक्रम कर रहे हैं यूपी ट्रिपल पैट के अनुसार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ठीक ठाक लग रहा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।